नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि रिट 2022 के लिए बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए, आज की जो श्रृंखला वो हमारी 11वीं श्रृंखला है और आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है। देखो, शरत धनचंद्र का सही संधि क्या होगी। तो साथियों, हमें एक संधि विग्रह दिया है और यहाँ पर संधि शब्द बताना है। तो क्या बनेगा, शरदचंद्र या फिर शरदचंद्र या शरचंद्र या फिर शरदचंद्र। तो देखो साथियों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तीसरे ऑप्शन होगा शरचंद्र। क्योंकि जब भी कोई च वर्ग के उधर कोई भी तय या थ का वर्ग आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो च का उसका क्या होता है, आधा च हो जाता है, हलंत हो जाता है। तो इसका आप तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। अब देखो, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालु। तो साथियों में पता है ए ऐ ये वर्ण किस में आते हैं, कंठ तालु में। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कौन सा क्या मानते हैं हम, कंठ तालु को मानते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से एक शब्द वो है जिसमें उपसर्ग शामिल नहीं है, उपसर्ग नहीं है। विवाद, विमल, विभा या फिर विश्व। तो साथियों देखो, विवाद है, विमल है, विभा, इनमें उपसर्ग है, जबकि विश्व में उपसर्ग नहीं है, एक मूल शब्द है। तो विश्व में कोई उपसर्ग नहीं है। तो हमसे यही पूछा जिसमें उपसर्ग नहीं वो बताना हमको। तो विश्व में उपसर्ग नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ये प्रत्यय नहीं है वो शब्द हमको बताना। साथियों क्या होगा, तारुण्य, दर्शनाय, धैर्य या फिर दाम्पत्य। तो साथियों, जिसमें ये प्रत्यय नहीं है वो शब्द हमको अलग करना है। देखो, तारुण्य, इसमें ये प्रत्यय है, तरुण धन ये इसमें होगा। दाम्पति में देखो, दंपति धन ये, धैर्य में धीर धन ये, जबकि दर्शनाय में देखो दर्शन धन आय प्रत्यय लास्ट में बचेगा। क्या बचेगा, आय शेष बचेगा। हमसे पूछा जिसमें ये प्रत्यय नहीं है, तो किस में नहीं है, दर्शनाय में ये प्रत्यय नहीं है, जबकि तीनों में क्या ये प्रत्यय हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो साथियों, कर्मधारय समास का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा शायद, जिसमें विशेषता बताई जाती है। देखो, महात्मा, काला साहब, गजानन या फिर नीलकमल। तो साथियों, तीन ऑप्शन है जिनमें कर्मधारय समास है और एक ऑप्शन ऐसा जिसमें कर्मधारय समास नहीं है, वो हमें बताना है। देखो, महात्मा मान है जो आत्मा, इसमें आत्मा मान बताई गई, मतलब विशेषता बताई गई है। सांप की विशेषता क्या है कि वह काला है। कमल कैसा है, नीला, नील कमल है। तो जबकि देखो, गजानन ये क्या बहुवीरी के अंतर्गत आता है। गज के समान है आनंद जिसके, उसको क्या कहते हैं हम, गजानन, ये बहुवीरी में शामिल होता है। तो गजानन यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो साथियों, विशेषण शब्द से संज्ञा नहीं बना वो हमें बताना है। पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा या फिर जोधपुरी। तो साथियों, जैसे देखो, रंगीला, रंगीला राजस्थान, तो यहाँ पर तो ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है। जोधपुरी कोट, प्यारा आदमी या फिर प्यार, ये क्या सारे किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। जबकि पढ़ाकू, ये देखो पढ़ना क्रिया के अंतर्गत आता है। देखो, वह पढ़ाकू बालक है, मतलब ये विशेषण के अंतर्गत संज्ञा से नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा, क्रिया से बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। साथियों, ये छिपा है, ये रेखांकित किया गया है, ये हमें बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है ये।
देखो शायद कमरे में कोई छिपा है। भाई इस कमरे में कोई छिपा तो है, पर कौन छिपा है ये हमें पता नहीं है, मतलब अनिश्चित स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम बताएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? साथियों में शब्द दिया है पुस्तक, तो इसे बताना कि विशेषण बनेगा वो पुस्तकालय, पुस्तके, या फिर पुस्तकीय, या फिर पुस्तकों। तो साथियों देखो विशेषण बनाना इससे क्या बनेगा? पुस्तकीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान, मतलब विशेषता बताएगा। सीधी सी बात है, अगर विशेषण को जब पकड़ना हो तो उसको कोई वाक्य में प्रयुक्त करो, और जहाँ पर ऐसा लगे कि हाँ ये विशेषता प्रकट कर रहा है तो वो विशेषण शब्द होगा। देखो यहाँ पर पुस्तकीय कि वह पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ज्ञान कौन सा साथियों? पुस्तकीय ज्ञान। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा 8 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम होता है? तो साथियों में एक शब्द दिया है विख्यात, इसका विलोम बताना है ख्यात, आख्यात, कुख्यात, या फिर प्रख्यात। तो साथियों विख्यात का विलोम क्या होगा? कुख्यात। जबकि देखो विख्यात क्या होता है? जिसको किसी उपलब्धि मिली हुई है, मतलब वो एक प्रचलित है, तो विख्यात। जबकि कुख्यात क्या होता है? जिससे अपराधी हैं, ये सारी कैसी बातें कुख्यात होते हैं, जिनसे भय रहता है वो कुख्यात बनते आते हैं। तो विख्यात का विलोम क्या होगा? कुख्यात। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो साथियों में बताना है बादल का पर्यायवाची। जलद, जलज, नीरव और नीरव। तो साथियों क्या बनेगा? देखो बादल जिसमें जय हो लास्ट में, वो तो किस में आते हैं? कमल के हो जाते हैं। पर देखो जलद ये किससे संबंधित है? बादल से। तो बादल का पर्याय क्या होगा साथियों? जलद होगा। क्या होगा? जैसे जैसे याद है, जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल होता है। जल में जन्म लेने वाला कमल, तो नीरज जल ये क्या है? सारे कमल के हैं। पर देखो बादल का पर्यायवाची पूछा हमसे, तो क्या होगा साथियों? जलद होगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से देशज शब्द है वो छांट कर बताना है। बहू, दही, आज, पगड़ी। तो साथियों पगड़ी है ये देशज शब्द है, मतलब जो अपने क्षेत्रीय विशेष के शब्द हैं वो कौन से होते हैं? देशज शब्द। क्षेत्रीय विशेष शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। तो पगड़ी क्या हमारा देशज शब्द है। जबकि बहू है, दही है, आज, ये सारे क्या हैं? ये तद्भव शब्द है तीनों। ये कौन से हैं? तद्भव शब्द है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो के लिए एक सार्थक शब्द है। तो साथियों हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है, बताना है कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनूढ़ा, ऊढ़ा, अधूढ़ा, या फिर पतिव्रता। तो साथियों इसका ऑप्शन क्या होगा? अधूढ़ा। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसको क्या कहेंगे? हम अधूढ़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? अधूढ़ा। अब देखो साथियों हम लेकर आए हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न। अब जो 13 से है वो शिक्षण विधि के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो देखो शिक्षण विधि का पहला प्रश्न, आगमन विधि से कौन से सूत्र पर कार्य नहीं करती है? मतलब आगमन विधि है वो किस सूत्र पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, या फिर सभी पर। तो साथियों हमको पता है कि सामान्य से विशिष्ट ये किस में आते हैं? निगमन में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? निगमन में। जबकि ये तीन किसके सूत्र हैं? आगमन के। और हमसे ये पूछा नहीं करती है, तो कौन से नियम को फॉलो नहीं करती है? सामान्य से विशिष्ट। ये किस में होता है साथियों? निगमन में होता है। किस में? निगमन में। तो निगमन में क्या होता है? सामान्य से। देखो नियम, इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या? नियम, नियम मतलब कैसे होना चाहिए? सामान्य। तो नी से याद रखोगे सामान्य, और आगमन, तो आगमन से आप याद कर रखोगे विशिष्ट। क्या? विशिष्ट अतिथि। आगमन विशिष्ट अतिथि आगमन। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 11 का, लेखन कौशल की कौन सी विधि है जिसमें छात्र टुकड़ों को जोड़ता है? तो देखो साथियों लेखन कौशल की हमसे वो विधि पूछे जिसमें छात्र टुकड़ों को जोड़ता है।
रूपरेखा अनुकरण, पेस्टोलॉजी, जैकटोट विधि या फिर कोई नहीं। तो साथियों ऐसा किस विधि में होता है? पेस्टोलॉजी विधि में। किस में होता है साथियों? पेस्टोलॉजी विधि है जिसमें छात्र टुकड़ों को जोड़ते हुए पढ़ता है, लेखन कौशल करता है। तो किस में होता है? पेस्टोलॉजी में। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो हमें यहाँ पर 15 के प्रश्न में प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक पूछा है। अरस्तु, फ्रोबेल, मौर्य मॉन्टेसरी या फिर सुकरात। तो साथियों प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? सुकरात हैं। किसको जानते हैं हम? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के रूप में। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। जादू की लालटेन कौन सी सहायक सामग्री है? सहायक नहीं साथियों, क्या है? सहायक। जादू की लालटेन कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य या फिर दृश्य श्रव्य या फिर सभी। तो साथियों जादू की लालटेन किस में शामिल करते हैं हम? दृश्य श्रव्य में नहीं, सिर्फ दृश्य में शामिल करते हैं। किस में? दृश्य में। इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये इस तरह फ्रेम सी होती है, उसके अंतर्गत ऊपर से चित्र डाला जाता है और चित्र को डालने के बाद वहाँ पर उसको प्रकाश के रूप में इसको लाया जाता है, चित्र बनता है यहाँ पर। तो ये किस में आता है? दृश्य में आता है। जादू लालटेन किस में शामिल करेंगे साथियों? दृश्य के रूप में शामिल करेंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। छात्रों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, ये किस विधि में बल दिया गया है? तो साथियों प्रश्न को समझो कि छात्रों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब छात्रों को किसी हाथों के माध्यम से कोई कौशल कला सिखानी चाहिए। ऐसा किस विधि में बल दिया जाता है? हर्बट विधि में, आगमन विधि में, बेसिक शिक्षा विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। तो साथियों ऐसा किस में कहा है? बेसिक शिक्षा विधि में। तो बेसिक शिक्षा विधि का नाम आते ही किसका नाम लेंगे हम? महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। वो बेसिक शिक्षा की पर ज़्यादा बल देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे हम? बेसिक शिक्षा। मतलब हस्त कौशल का नाम आते ही क्या मानेंगे हम? बेसिक शिक्षा। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि है, उसकी विशेषता पूछिए। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, या फिर पहले मनोरंजक गतिविधियाँ करना, या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो साथियों आगमन से याद आपको ध्यान में आ गया होगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा कि पहले व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्रयुक्त करने के लिए पहले उदाहरण हम प्रस्तुति करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 19 का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कविता शिक्षण की है? हमें यहाँ पर पूछा कविता शिक्षण की विधि है। ध्वनि साम्य विधि, अर्थबोध विधि, जैकटोट विधि या फिर सभी। तो साथियों देखो जैकटोट विधि लेखन कौशल के, पर हमें पूछा कविता शिक्षण के लिए तो अर्थबोध विधि कि जब कविता का वाचन करते हैं तो साथ साथ में अर्थ बताते हैं, तो अर्थबोध विधि ये कविता शिक्षण की है। अब देखो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। देखो 20 का प्रश्न। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करता है। ये कथन किस विधि का है? ये कथन किसका साथी? विधि का नहीं। ऐसा किसने कहा था? इबेल ने, गैरिसन, फ्रीमैन या फिर सुपर। तो साथियों समझो पहले कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है जो किसी विशेष विषय की, मतलब विशेष विषय के पाठ्यक्रम है और विभिन्न विषय में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन कब किया जाता है साथियों? जब आदमी फ्री होता, मतलब फ्री मैन। तो किसने कहा था साथियों? फ्री मैन ने कहा था ऐसा कि किसी विशेष विषय का ज्ञान कब, जब ज्ञान, समझ, कुशलताओं का मापन कब होता है? जब वह फ्री होता है। तो मतलब फ्री मैन, इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आज के श्रृंखला हमारे अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसी प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।